कल हमने आपको किरचॉफ्स लॉ से एक सवाल बताया था और उससे पहले उसको सॉल्व करने का तरीका बताया था। तो सॉल्व करने के दो तरीके बताए थे। अब जिससे आपको कल बताया था, आप सभी लोग कोशिश करिएगा कि उसी तरीके से सवाल लगाएं, तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है। आज पढ़ेंगे हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, साइंटिस्ट के नाम पे ही इस डिवाइस का नाम पड़ा है, व्हीट स्टोन ब्रिज। साइंटिस्ट का नाम था व्हीट स्टोन और इन्होंने एक बैलेंस ब्रिज बनाया था। इन्होंने कहा कि 4 अलग अलग मेटल्स की वायर ले लीजिए। क्या क्या भैया? 4 अलग अलग मेटल्स की वायर ले लीजिए और उन सबको बैटरी से कनेक्ट करा दीजिए। यहाँ एक बैटरी ली गई है, इस बैटरी से 4 अलग अलग मेटल्स की वायर्स को कनेक्ट किया गया है। तो पहली वायर लिया हमने, यहाँ पे इसका रजिस्टेंस शो कर दिया। फिर दूसरी वायर लिया, इसका रजिस्टेंस शो कर दिया और इसको कनेक्ट करा दिया। फिर तीसरी वायर लिया, इसका रजिस्टेंस इंडिकेट किया। फोर्थ वायर लिया, इसका रजिस्टेंस इंडिकेट किया और कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर पहली वायर का रजिस्टेंस शो किया P, सेकंड का Q, थर्ड का R, फिर S। अब इनमें से कहा गया कि 3 आपके नॉन रेजिस्टेंस है। कोई भी 3 आप सपोज कर लीजिए वो आपका नॉन रेजिस्टेंस है। तो सपोज करिए हमने Q को लिखा नॉन रेजिस्टेंस। नॉन का मतलब जो पहले से पता हो, नॉन रेजिस्टेंस। इसको भी हमने लिखा नॉन रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस। इसको भी हमने लिख दिया नॉन रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस। इसको हमने लिखा अननोन रेजिस्टेंस। ये हमें पता नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि यहीं पर आप इसको लगाएं जहां मेरा लगा हुआ है। आप कहीं पर भी अननोन रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। कंडीशन क्या है? अगर इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगा हो, सपोज करिए यहाँ एक और रेजिस्टेंस लगा है। इस रेजिस्टेंस को मान लिया हमने P Q R S, इन सबको माना है। इसको मान लीजिए B ओम, S ओम, Q ओम, R ओम, P ओम। ओम यूनिट है रेजिस्टेंस की। यहाँ पे लगाया इन्होंने गैल्वेनोमीटर। क्या लगाया? गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले हम गैल्वेनोमीटर के बारे में जान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या है। आपके सामने व्हीट स्टोन ब्रिज एक डिवाइस बनी है जिसमें आपके 3 अलग अलग नॉन रेजिस्टेंस लगे हैं, अलग अलग मेटल्स के। एस आपका अननोन रेजिस्टेंस है अलग मेटल का। तो यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले गैल्वेनोमीटर के बारे में कि गैल्वेनोमीटर क्या है। कैपिटल G is a symbol of galvanometer। गैल्वेनोमीटर कैपिटल G लिखा है। कैपिटल G का मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर। और यहाँ पे कैपिटल G लिखा है। ठीक, तो पूरा सेंटेंस बनेगा इससे। कैपिटल G इज अ सिंबल ऑफ गैल्वेनोमीटर। और नीचे वाला सेंटेंस बनेगा गैल्वेनोमीटर
measures only small current like that 1 milliampere is equal 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, 1 माइक्रोएम्पियर 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर, 1 नैनो एम्पियर 10 की पावर माइनस 9 एम्पियर, 1 पीको एम्पियर 10 की पावर माइनस 12 एम्पियर, या फिर मैक्सिमम 1 एम्पियर तक के करंट को मीज़र कर सकता है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया है कि गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी कितनी है, वो कितने बड़े स्केल के करंट का मीज़रमेंट कर सकता है। गैल्वेनोमीटर का सिंबल होता है कैपिटल जी। कहीं पर भी फिजिक्स में ज़्यादातर 3 सिंबल यूज होते हैं। एक आपको अभी बताया है कैपिटल जी, ऐसे बना होगा, ऐसे गोला लगा होगा, और इस गोले के ठीक सेंटर में यहाँ कैपिटल जी लिखा होगा, यहाँ एक आपका कंपास लगा होगा, इधर स्केल बने होंगे छोटे छोटे, यहाँ भी स्केल बने होंगे, और ये कंपास दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, लेफ्ट एंड राइट दोनों। दूसरा आपका डिवाइस होता है वोल्ट मीटर, हमेशा बने होगा कैपिटल वी। तीसरा डिवाइस होता है आपका अमीटर, वहाँ पे ये 3 सिंबल बने होंगे। न्यूमेरिकल में भी डायग्राम बना होगा, उस डायग्राम में जहाँ गैल्वेनोमीटर लगा होगा कैपिटल जी लिखा होगा, वोल्ट मीटर लिखा होगा कैपिटल वी, अमीटर बना होगा तो कैपिटल ए। कैपिटल ए किसका मेजरमेंट करता है? बिग करंट, ह्यूज करंट, जस्ट लाइक दैट 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। वोल्ट मीटर का काम होता है वोल्टेज को मेजर करना, तो बेटा वोल्ट मीटर भी आपका डिवाइस मेजरमेंट करता है वोल्टेज, और गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट, ओनली फॉर यूज स्मॉल करंट। तो यहाँ पे हमने आपको ये चैम्बर में बना के दिखा दिया है। ये 3 प्रकार की डिवाइस आपको मिलेंगी, और अभी आपको इनके बारे में भी पढ़ना है इसी चैप्टर में। गैल्वेनोमीटर भी आप पढ़ोगे, गैल्वेनोमीटर तो मैग्नेटिक में एक्सप्लेन से पढ़ोगे, पर इसका यूज यहाँ पढ़ोगे। वोल्ट मीटर तो यहीं बनाना भी बताया जाएगा, अमीटर भी यहीं बनाना बताया जाएगा कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर के बारे में आप जान लिए। इसके बाद में कंडीशन ये है व्हीटस्टोन ब्रिज की कि बेटा बीच वाले सर्किट में, इन द बिटवीन सर्किट, सपोज करो अगर मैंने नाम दे दिया इनको ए बी सी एंड डी, सर्किट का हमने नाम दे दिया, तो इन बिटवीन बी डी देयर इज नो करंट फ्लो, देयर इज नो करंट फ्लो, इनके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। मतलब आपको इस डिवाइस को इस प्रकार से सेट करना है, और बैटरी से कनेक्शन देने के बाद में ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, इसका पोटेंशियल भी होगा। पोटेंशियोमीटर है, ये बैटरी में वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इंडिकेट करना है। इंडिकेट करने के बाद में आपको 3 नॉन रेजिस्टेंस लगाने हैं। पहला नॉन रेजिस्टेंस P, तो हम डेरिवेशन लगा रहे हैं इसलिए अल्फाबेटिकल माने हैं, जब न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होगी। ये भी आपका नॉन रहेगा, ये भी आपका नॉन रहेगा। अननोन रेजिस्टेंस लगा है ओनली 1 S, तो हमने सबकी यूनिट भी दिखा दी है, ओम 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 ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है। इसके बाद में इन बिटवीन, अब आप बीडी सर्किट के बारे में बात करेंगे। बीडी, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, इन गैल्वेनोमीटर। अब कोई आपसे पूछेगा कि आप कैसे जानोगे कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए लाइन लिखी हुई है, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। अगर इस गैल्वेनोमीटर में ये जो डिवाइस लगी है, अगर इसकी जो बीच वाली सुई है ये अगर हिल नहीं रही है,
तो आप समझ जाइए कि इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इन केस अगर आपने इस डिवाइस को लगाया और आपकी कंपास इस साइड या इस साइड मूव कर रही है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वायर्स को फिर से रीअरेंज करेंगे और रीअरेंज करने के बाद में जब तक ये सुई एग्जैक्ट 0 पर नहीं रुकेगी तब तक आपको इस डिवाइस को कंप्लीट सेटअप में नहीं मानना है। कंप्लीट सेटअप में इसे आप ही मानोगे, तो आपको इसे पूरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा और ये लैब में आपको करके दिखाया जाएगा। अब इसके बाद में जब ये पूरी डिवाइस सेटअप हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि अब इस बीच वाले सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तभी आगे आपको सॉल्व करना है। देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। अब इसमें कोई भी करंट फ्लो कर नहीं रहा, देयर इज नो करंट, तो हमने क्रॉस बना दिया, यहाँ पे कोई करंट नहीं है। अब करंट मूव करता है पॉजिटिव से निगेटिव, तो यहाँ से पॉजिटिव से करंट चलना स्टार्ट करेगा, आई ऊपर जाएगा, आई यहाँ भी आएगा करंट आई और यहाँ भी आएगा आपका करंट आई। यहाँ से करंट आई दो डायरेक्शन में डिवाइड हो जाएगा, I1 एंड I2। तो हमने यहाँ से इंडिकेट कर दिया, एक डायरेक्शन हो गई अपवर्ड और एक डायरेक्शन हो गई डाउनवर्ड। यहाँ से I1 करंट जाएगा और ये नीचे जा नहीं सकता क्योंकि हमने इस डिवाइस को इसी तरह सेटअप किया है, इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो टोटल करंट I1 इस सर्किट में जाएगा रजिस्टेंस R में, और टोटल करंट I2 इस सर्किट में जाएगा S में, और यहाँ पर आने के बाद में I1 एंड I2 कंबाइंड होकर के फिर से बन जाएंगे I इज इक्वल I1 प्लस I2। यहाँ पर आपका करंट डिवाइड हुआ, यहाँ पर आपका करंट कंबाइंड हुआ, टोटल करंट फिर से आपका I आएगा और I जाकर के बैटरी में फिर से मिल जाएगा और फिर से आपका सर्किट पूरा क्लोज्ड लूप बन जाएगा। तो ये हुई इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर कि कैसे इसको बनाया जाता है, इसके बारे में क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका गैल्वेनोमीटर, उसके बाद बीडी के सामने जो लाइन लिखी है देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। इसके बाद इसका डेरिवेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, इसको आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम के जस्ट नीचे। उसके बाद कंडीशन अब स्टार्ट होती है। कंडीशन क्या है, अगर ऐसा होता है कि बीच वाले सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इन बिटवीन बीडी देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो पॉइंट बी का पोटेंशियल Vx एंड पॉइंट डी का पोटेंशियल Vx सेम हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर करंट फ्लो नहीं कर रहा, अब करंट यहां से जाना चाहिए था ऊपर। नियम यही कहता है कि अगर यहाँ पे वायर लगा है तो करंट फ्लो करना चाहिए, बट आपने डिवाइस को ऐसा सेटअप किया है कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन इंडिकेट नहीं हुआ, तो कोई करंट फ्लो नहीं किया। इसका मतलब क्या है, करंट तभी फ्लो नहीं करता है। फिर से बात करेंगे बीडी की। इन बिटवीन वायर बीडी देयर इज नो current flow, there is no electric current flow because point B and point D potential is सेम। ऐसा तभी होगा जब पॉइंट बी और पॉइंट डी का पोटेंशियल सेम होगा। तो यहां पर आपको इंडिकेट करना है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया। अब ये आपका हायर टर्मिनल है तो हायर टर्मिनल का वोल्टेज भी हो जाएगा, ये आपका लोअर टर्मिनल है तो लोअर टर्मिनल का वोल्टेज 0 हो जाएगा। यहां से भी वोल्टेज जाएगा, मतलब यहां पर वोल्टेज V है, यहां पर वोल्टेज यूज होगा, यहां पर वोल्टेज यूज होगा, तो V से वोल्टेज यूज हुआ। ध्यान से देखिए, मैक्सिमम वोल्टेज आपके पास V है, कुछ वोल्टेज यूज कर लेगा P तो आपका वोल्टेज डिक्रीज करेगा, Vx हो जाएगा। यहां से कुल वोल्टेज V है, अगेन Q कुछ वोल्टेज यूज करेगा तो आपका वोल्टेज अगेन Vx हो जाएगा। Vx S यूज करेगा और Vx R यूज करेगा, दोनों यूज होने के बाद इस टर्मिनल में आपका पोटेंशियल टोटल 0 हो जाएगा। तो यहां पर आपका पोटेंशियल 0 लिखा हुआ है। अब आपको पूरा सर्किट डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। अब आपको क्लोज्ड लूप बनाना है
और क्लोज्ड लूप बनाने के बाद में किरचॉफ के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग आपको इसका डेरिवेशन कंप्लीट करना है। तो बेटा आप एक क्लोज्ड लूप बनाइए। कौन सा क्लोज्ड लूप बनाइए? पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करिए और पॉइंट ए आ जाइए। ए बी डी ए बी डी ए, बी और डी के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं है। तो अगर सर्किट लगा भी है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो आपको इसे लेना नहीं है क्योंकि करंट फ्लो नहीं है। और जहां कोई करंट फ्लो नहीं होता है, मान लीजिए आप ले भी लेंगे तो आप आई की जगह जीरो रखेंगे, वो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, तो लेने से कोई मतलब है नहीं। तो आप जिस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा उसको ना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन और लाइंस आपकी बचेंगी। तो यहां पे हमने अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकंड लॉ, ब्रैकेट में लिखेंगे KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, क्लोज्ड लूप बना देंगे इस तरीके से A B D A, जहां से चलेंगे वहीं पर पहुंचेंगे A B D A। और कभी भी क्लोज लूप बनाइए उसका नाम जरूर पूरा लिखिएगा, क्लोज्ड लूप A B D A। अब हमने आपको जो कल नियम बताया था उस नियम को फॉलो करिए। अगर आप करंट की डायरेक्शन में जाएंगे माइनस सिंबल यूज करेंगे, आप करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस सिंबल यूज करेंगे, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस सिंबल यूज करेंगे। तो हम जाएंगे ए से बी, तो बेटा करंट कितना फ्लो कर रहा है I1 इंटू रजिस्टेंस कितना लगा है P और माइनस सिंबल लगा दिया। बी से डी में आए, कोई करंट फ्लो नहीं है, रेजिस्टेंस लगा है, कोई मतलब नहीं है। आप जा रहे हो डी से ए, तो डी से ए करंट जाना चाहता है, ए से डी, आप जा रहे हो डी से ए, तो आप लगाओगे प्लस सिंबल, प्लस करंट आपका है I2 और रेजिस्टेंस लगा है Q इज इक्वल 0, क्योंकि इनके बीच में कोई वोल्टेज है नहीं और कोई वोल्टेज लगा नहीं है, तो आप क्या लिखोगे 0। पर आप ध्यान से देखो, आपने इंडिकेट किया है कि वोल्टेज यहां कितना है V माइनस VX, यहां पर हायर टर्मिनल है और यहां पर लोअर टर्मिनल है। ये नियर अबाउट है लोअर टर्मिनल के, ये नियर अबाउट है हायर टर्मिनल के। तो आप यहां 0 की बजाय लिखेंगे V माइनस VX। क्या लिखेंगे? V माइनस VX। क्लियर? नहीं क्लियर? इतनी बात क्लियर है? अब आगे देखिए, अब आप यहां से यहां जा रहे हैं, पूरा सर्किट आपका क्लोज हो गया, पूरा सर्किट आपका क्लोज हो गया। अब आपको नया सर्किट लेना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लोज्ड लूप आप चलना स्टार्ट करिए बी से सी से डी और डी से बी, जहां से चलेंगे वहीं जाएंगे। क्लोज्ड लूप बी सी डी बी डैश, करंट की डायरेक्शन में माइनस I1 इंटू आर, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में प्लस I2 फ्लो कर रहा है, और ये हो जाएगा आपका इंटू एस इज इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप। ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक पोटेंशियल कितना ड्रॉप कर रहा है Vx से 0, तो Vx माइनस 0, यहां आपने लिखा Vx माइनस 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये बात समझ में आई? नहीं आई? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई अभी भी? अगर इतनी बात ना समझ में आई हो तो बताइए। सबसे पहले मैंने आपको पूरा डायग्राम बना के बताया, उसके बाद गैल्वेनोमीटर बताया, फिर सर्किट बीडी की बात की। तो बीडी 2 सेंटेंस लिखे हैं, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, और सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है इन बिटवीन वायर बीडी देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो बिकॉज पोटेंशियल बी एंड पॉइंट बी एंड पॉइंट डी पोटेंशियल इज सेम, या हैव सेम पोटेंशियल, ये भी लिख सकते हैं आप। पॉइंट बी एंड पॉइंट डी हैव सेम पोटेंशियल, हैव सेम पोटेंशियल, फुल स्टॉप। ये लाइन अगर ना समझ में आई हो
ये लाइन अगर ना समझ में आई है तो दोनों के बारे में आप बताइए कि अभी भी सर जी ये लाइन समझ में नहीं आई है। फॉलो हमने जो आपको रूल कल बताया था वही फॉलो किया है। बैटरी वोल्टेज में आपको लॉ फॉलो करना है। आप अगर पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो पॉजिटिव वाले में सिंबल प्लस का, निगेटिव वाले में सिंबल माइनस का। करंट की डायरेक्शन में जाओगे निगेटिव साइन, करंट के अपोजिट जाओगे पॉजिटिव साइन। सेम यही फॉलो किया, करंट की डायरेक्शन में जाओगे निगेटिव साइन, करंट के अपोजिट जाओगे पॉजिटिव साइन। यहां तक क्लियर हो गया? आ जाएगा नहीं आएगा? ना आए ये मेथड तो दूसरे भी मेथड हैं इसके, और भी तरीके हैं डेरिवेशन को समझाने के। लगा लेंगे इतना? नहीं लगा पाएंगे? लगा लेंगे कि नहीं? कंफर्म? पूजा लगा लेंगे? दस बार पूछने के बाद एक बच्चा बताता है कि फिर से बता दीजिए। सबसे बड़ी कमी है ये स्टूडेंट लाइफ में, जो बच्चा बोलना नहीं सीख पाता। नहीं आता है, फर्स्ट टाइम में टीचर पूछे बिल्कुल तुरंत कहो हाँ नहीं आया अभी समझ में, तुरंत फिर से बताइए। बात समझ में आई? नहीं आई अभी? अब ध्यान से देखिए, क्लोज्ड लूप मत बनाइए, कोई बात नहीं। केवीएल लगेगा, सेंटेंस लिखा हुआ है, लिखा रहने दीजिए। आप सर्किट को छोटे छोटे टर्म में डिवाइड कर लीजिए। आप जाएंगे ए टू बी, पहला सेंटेंस सिर्फ किसके लिए? ए टू बी के लिए। जितना करंट यूज हो रहा है, जितना रेजिस्टेंस यूज हो रहा है उसको लिखना है, जितना वोल्टेज यूज हुआ उसको लिखना है। बात समझ में आई? नहीं आई अभी मेरी बात समझ में? अगर मैं इस सेंटेंस को इरेज कर दूं और मैं यहां पर लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से भी लगेगा ये, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है बेटा? V इज इक्वल आई आर, फ्रॉम V इज इक्वल आई आर। अब हम इससे लगाएंगे, ये तो आता होगा सबको मेरे ख्याल से। अब पॉजिटिव निगेटिव का कोई झाम नहीं है, सिंबल नहीं लगाना है मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ करंट देखना है कि इस सर्किट में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है। I1 फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस कौन सा है? P। लिख दो बेटा, I1 इंटू पी इज इक्वल, वोल्टेज ड्रॉप लिखना है। क्या लिखना है? वोल्टेज ड्रॉप। कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है? पहले आपका वोल्टेज V था, यहां तक यूज होके कितना बचा? Vx, तो वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है, V माइनस Vx। हमेशा याद रखना, अगर वोल्टेज हायर से लोअर की तरफ ट्रेवल कर रहा है मींस वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है। तो आपने लिखा V माइनस Vx, इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लीजिए। क्लियर? नहीं क्लियर? इतना तो क्लियर है, अब इतना तो कर ही लेंगे। अब देखिए सेकंड में आपको ट्रेवल करना है B टू C, पॉइंट भी लिखते जाइए, A टू B। सर्किट बंद कर दिया, फिर आपने लिया B टू C, क्लोज कर दीजिए। करंट फ्लो हो रहा है I1, सर्किट में रेजिस्टेंस है R, I इंटू आर। पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? Vx था हमारे पास माइनस 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर से आ जाइए पॉइंट ए पर। अब आप जाइए A टू B, A टू B। करंट फ्लो कर रहा है I2, रेजिस्टेंस लगा है बेटा Q, पोटेंशियल ड्रॉप है V माइनस Vx। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप जाएंगे D से C, यहां लिखिए D टू C। करंट फ्लो कर रहा है I2, रेजिस्टेंस लगा है S जो आपका अननोन है, पोटेंशियल ड्रॉप है Vx माइनस 0। इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? कोई डाउट है किसी को? पूजा अब लगा लेंगे इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम पीछे बॉयज में? अब आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? सिमिलर पोटेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। तो दूर से दिख रही है, इसके पास जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल इसके पास है, जितना पोटेंशियल इसके पास है उतना ही पोटेंशियल
सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, v माइनस वी एक्स, वी माइनस वी एक्स, वी एक्स माइनस जीरो, वी एक्स माइनस जीरो, डिवाइड कर दो एक दूसरे से। डिवाइड करोगे यहां आएगा इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई थर्ड एंड इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई फोर। फर्स्ट को थर्ड से आई वन इंटू पी डिवाइड बाई आई टू इंटू क्यू इज इक्वल वी माइनस वी एक्स अपॉन वी माइनस वी एक्स। इक्वेशन नंबर 5। सेकेंड को 4 से डिवाइड करना है, आई टू इंटू आर अपॉन, नहीं सेकेंड में आई वन है, आई वन इंटू आर अपॉन आई टू इंटू एस इज इक्वल वी एक्स माइनस जीरो अपॉन वी एक्स माइनस जीरो। इक्वेशन नंबर 6। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया इससे, ये कैंसिल हो गया इससे, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये पूरा टर्म इस साइड आ जाएगा, तो आप इसको इक्वेशन 5 और 6 में मान करके क्रॉस मल्टीप्लाई करिए पहले। आई वन इंटू पी इज इक्वल आई टू इंटू क्यू। इक्वेशन नंबर 5 यहां आएगा आई वन इंटू आर इज इक्वल आई टू इंटू एस। इक्वेशन नंबर 6, क्लियर। फिर से डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 5 को 6 से डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन 5 डिवाइड बाई 6, आई वन इंटू पी अपॉन आई वन इंटू आर इज इक्वल आई टू इंटू क्यू अपॉन आई टू इंटू एस। आई टू कैंसिल, आई वन कैंसिल, पी अपॉन आर इज इक्वल क्यू अपॉन एस। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, पी अपॉन क्यू इज इक्वल आर अपॉन एस। ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। पीट स्टोन ने यही बताना चाहा कि अगर आपके पास कोई 4 वायर्स हैं और आपने बीच वाले सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कराया है, तो 2 वायर्स का रेजिस्टेंस का रेशियो, किन्हीं भी 2 वायर्स के, कोई 2 वायर ले लीजिए, जरूरी नहीं कंपलसरी मैं कहूं पी अपॉन क्यू ही, पी अपॉन आर भी ले लीजिए। पी अपॉन आर इज इक्वल क्यू अपॉन एस, यही प्रूफ करके दिखाया मैंने आपको। पी अपॉन आर इज इक्वल क्यू अपॉन एस, पी अपॉन क्यू इज इक्वल आर अपॉन एस। इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो आपस में क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आई। अब इनमें से आपके पास 3 नॉन रेजिस्टेंस हैं। कौन कौन से नॉन रेजिस्टेंस हैं? पी आर क्यू। एस आपका अननोन है, तो जब भी न्यूमेरिकल आएगा एक रेजिस्टेंस अननोन रहेगा और उसी अननोन रेजिस्टेंस को आपको फाइंड करना है। कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम? पूजा कंफर्म? नोट करिए, कभी भी ना समझ में आए, अगर मैं पहली बार में पूछूं तभी टोक दिया करो कि सर जी फिर से बताइए। और जो कल मैंने क्वेश्चन दिए थे, आपसे कहा था लगाइएगा, जो ना है उसको पूछिएगा। 1-2 बच्चों के अलावा किसी ने नहीं लगाया है। अनुष्का लगाया बेटा क्वेश्चन घर में? सब आ गए? साक्षी आपने लगाया? ईमानदारी से कल सभी बच्चे लगा के आएंगे तभी आगे क्वेश्चन बोलूंगा। कल सभी लोग लगा के आइएगा, जो ना है उसको पूछिएगा, कल फिर क्वेश्चन बोलूंगा। आज ये दोनों फिर गायब हैं, अर्चिता और रिया। डेली कोई ना कोई एब्सेंट जरूर रहता है। बॉयज में कौन गायब है? ओम बाबू, ये कहां चला गया? स्कूल भी तो नहीं आया था, आया था?
नोट हो गया बेटा? सबका नोट हो गया भैया? इरेज कर दो। बताना शीश कौन सा नहीं हुआ इधर का? In the given circuit, find out the इलेक्ट्रिक करंट। एक न्यूमेरिकल हमने आपको लगाया था केवीएल का, आज एक लगा लेते हैं केसीएल का। कैसे न्यूमेरिकल लगेंगे? क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है। इन द गिवन सर्किट, सर्किट बना रहेगा। सपोज करिए इधर से करंट आ रहा है, इधर करंट फिर बाहर जा रहा है, इस साइड करंट बाहर जा रहा है, इधर भी करंट बाहर जा रहा है, और इधर से एक करंट आ रहा है। डायरेक्शन को ही देखना है आपको, और यहाँ वैल्यू लिखी रहेगी। सपोज करिए यहाँ लिखा है 10 एम्पियर, यहाँ लिखा है बेटा 3 एम्पियर, यहाँ लिखा है 6 एम्पियर, यहाँ लिखा है 4 एम्पियर, और यहाँ लिखा है आई। तो कहेगा फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट आई। इस आई की वैल्यू बताना है यहाँ पर कितनी होगी। तो सबसे पहले जो करंट सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, जैसे ये करंट बाहर जा रहा है, ये भी बाहर जा रहा है, ये भी बाहर जा रहा है, इन सबको एक तरफ ऐड कर लो और सेम लैंग्वेज लिखो। डालजेब्रिक सम ऑफ लीविंग करंट इज इक्वल the algebraic sum of entering electric current। नोट हो गया आशीष? is equal the algebraic sum of entering electric current। सेम डायरेक्शन वालों को नोटिस करना है आपको, ये जो लीव कर रहे हैं और जो इंटर कर रहे हैं। तो जो लीव कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर प्लस 6 एम्पियर, इन सबको ऐड कर लीजिए। इज इक्वल कौन कौन से इंटर कर रहे हैं? 10 एम्पियर और आई। तो यहाँ लिखिए 10 एम्पियर प्लस आई एम्पियर, इन सबको ऐड करेंगे। 6 4 10 10 3 13 एम्पियर इज इक्वल 10 एम्पियर प्लस आई एम्पियर। ये 10 एम्पियर लेफ्ट साइड आएगा, निगेटिव हो जाएगा। 13 एम्पियर माइनस 10 एम्पियर इज इक्वल आई एम्पियर। इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आ गया आई की वैल्यू 3 एम्पियर। आई में कितना करंट फ्लो करेगा? 3 एम्पियर। इस तरीके से न्यूमेरिकल लाएंगे। अब जरूरी नहीं कि इतना ही इजी स्ट्रक्चर आ जाए। एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, हो सकता है ऐसा करंट बना हो, फिर यहाँ से जा रहा हो, फिर इस साइड बना हो, और इस वाले में 2 सर्किट दे दिए हो ऐसे करके। यहाँ भी हो सकता है एक सर्किट ऐसे लगाओ, यहाँ लिखा होगा 5 एम्पियर, यहाँ लिखा होगा 2 एम्पियर। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ से दोनों आ रही हैं, सपोज करो एक करंट इस साइड में जा रहा है 5 to 7, 7 से 4 एम्पियर को हमने बाहर कर दिया। फिर यहाँ हमने बाहर किया 4 एम्पियर,
तो ये था 7, एक करंट यहाँ से आएगा, इसकी वैल्यू लिख दीजिएगा 1 एम्पियर। तो यहाँ पर आपका एडिशन टोटल 7 हो जाएगा। बात समझ में आई? लीविंग करंट है आपका 8 और एक है इंटरिंग, तो 8 माइनस 1 7 हो गया। यहाँ पे कितना है 7, यहाँ पे कितना है 7। इसको कहते हैं बैलेंस करना, क्योंकि न्यूमेरिकल में बुक से देख के तो दे नहीं रहा हूँ। जब अपने मन से कोई भी न्यूमेरिकल लिखे तो बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि जंक्शन पे इलेक्ट्रिक करंट क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ 7 7 इधर से जाएगा, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 7, ऐसे करके। अब टोटल करंट यहाँ जा रहा है, इस साइड 4 निकल गया, इस साइड 4 जा रहा है, टोटल जंक्शन पे 0 है ही। यहाँ सपोज करिए अब यहाँ से केवल 4 एम्पियर आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने कहा 1 एम्पियर बाहर जा रहा है। अब 4 एम्पियर यहाँ 0 होना चाहिए। सपोज करिए हमने यहाँ कह दिया 5 एम्पियर इस साइड से आ रहा है, तो 5 आ रहा है और 1 एम्पियर जा रहा है। 4 एम्पियर, 5 माइनस 1 4 हो गया। इसको छोटा मान लीजिए, इसको मान लीजिए 2 एम्पियर। 2 एम्पियर इस साइड से आ रहा है, 1 एम्पियर जा रहा है। यहां से जाएगा 4, 2 जाएगा, 2 जाएगा, 2 2 4 माइनस 1। सपोज करिए यहाँ हमने आई लिख दिया। आपको इस करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। टोटल सर्किट बैलेंस है, टोटल सर्किट क्या है बैलेंस। अब आपको इसे सॉल्व करके बताना है कि आंसर क्या आएगा। सॉल्व करने का तरीका सेम जैसे हमने किया है, आपको जंक्शन वाइज सॉल्व करना है। अब क्योंकि मैंने सर्किट को कई टर्म में डिवाइड कर दिया है, यहाँ एक ही जंक्शन था, अब आपके पास कई जंक्शन, एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है। जंक्शन को डॉट बना दीजिए, ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, ये जंक्शन है और ये भी जंक्शन है। जहाँ से कई सारे करंट जा रहे हों उसे जंक्शन कहा जाता है। 5 to 7 यहाँ पे कितना फ्लो करेगा 7, ठीक, यहाँ आपको 7 लिखना है। फिर इसके बाद 4 इधर गया, 4 इधर गया, 8 1 आ रहा है, ऐड हो गया, तो कितना हो गया टोटल, फिर 7 हो गया। फिर यहाँ से 4 निकल गया, यहाँ से ये जा रहा था, अब इधर से 4 जा रहा है, 4 में से 1 एम्पियर आपका डिस्टर्ब हो गया। यहाँ से आपका 2 एम्पियर आ रहा है, तो आने वाली डायरेक्शन को ऐड कर लेना और जाने वाली डायरेक्शन को फिर से ऐड कर लेना है। और लास्ट में आपको सॉल्व करके बताना है कि 1 एम्पियर, वो जहाँ पे आई लिखा है वहाँ पे आपका सॉल्यूशन कितना आएगा। उस डायग्राम को बना लीजिए और आई की वैल्यू आपको फाइंड करना है। पहले सॉल्व करने वाला सॉल्व कर लीजिए जो हमने लगवाया है, डायग्राम और सॉल्यूशन। उसके बाद उस स्ट्रक्चर को बनाइए, उसको आप सॉल्व करके लाएंगे।